नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 4 प्रमुख खबरों का रुख। और इन 4 प्रमुख खबरों में सबसे पहली खबर है दिल्ली, एनसीआर और बिहार से जुड़ी हुई। जी हां, और आप सभी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है कि आज बादल नहीं बल्कि दिल्ली में धरती गरजती हुई सुनाई दी है। जी हां, जब आज सुबह भूकंप आया तो उस भूकंप के साथ साथ एक अजीब सी आवाज भी कई सारे लोगों को सुनाई दी है। और ये भूकंप की अगर हम बात करें तो किस किस जगह पर ये भूकंप आया, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी कई जगह पर इसके झटके महसूस करे गए हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है मध्य प्रदेश से जुड़ी, जहां पर कई जगहों पर अब शराब बैन कर दी है। धार्मिक जगह जो है मध्य प्रदेश की 19 धार्मिक जगह, वहां पर शराब बैन की गई है। और क्या है नई आबकारी नीति, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है गौरव गोगोई से जुड़ी। जी हां, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी अब कोर्ट में दस्तक देती हुई नजर आएंगी। दरअसल आईएसआई से लिंक होने के मामले में अब उन पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल एफआईआर से जरूर उन्हें राहत मिल गई है। और अब क्या अब ये दंपत्ति, ये कपल कोर्ट में दस्तक देगा या नहीं, करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन साथ ही जो चौथी महत्वपूर्ण खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, लगभग 3 साल इस युद्ध को हो चुके हैं। और अब क्या ये युद्ध खत्म होगा, क्योंकि शांति वार्ता का जो ये सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है। और इसमें क्या कुछ अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे लगातार। और इसी के साथ चलिए करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत आज की प्रमुख खबर के साथ। दरअसल आज की सुबह जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दहशत भरी रही है, क्योंकि सुबह 5:36 पर दिल्ली और एनसीआर के आसपास रहने वाले लोगों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। और ये झटके इतने तेज थे कि कहीं ना कहीं लोग जो लोग सो रहे थे वो नींद से जाग गए और घरों के बाहर निकल आए। इस भूकंप की तीव्रता की अगर हम बात करें तो रिक्टर स्केल पर 4.0 रही। और क्योंकि भूकंप का केंद्र सतह से मात्र 5 किलोमीटर ही नीचे था, जिसकी वजह से ये झटके काफी तेज महसूस किए गए हैं। आप ये तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारत का ये मैप है और राजधानी दिल्ली में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन साथ ही दिल्ली ही नहीं बल्कि भूकंप की हम लगातार बात कर रहे थे और इसी बीच बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र था बिहार का सीवान। और इसकी तीव्रता भी 4.0 ही थी। लेकिन दिल्ली में इस बार का पिछले कई भूकंप से थोड़ा अलग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से भूकंप के साथ तेज आवाज आई है, जिसे अब आप में से कई सारे लोगों ने सुना भी होगा। और इस आवाज को लेकर लोगों में काफी हैरानी भी है, करेंगे इसको लेकर चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ तस्वीरें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की तस्वीरें, आपको दिखाते हैं आज जो दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और साथ ही लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जब ये सुबह 5:36 पर ये भूकंप आया तो धरती किस तरीके से हिली है वो 2 तस्वीरों में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये झटके इतने तेज थे कि लोग जो सो रहे थे अपने घरों में वो उठ के बैठे और सीधा घरों से बाहर निकले। और कई सारे लोगों ने इस भूकंप के दौरान आवाज भी सुनी। एक बार वो आवाज आपको सुनवाते हैं। तो ये आवाज आपने सुनी, सोचिए इतना जो आवाज इस बार आई है। हालांकि इससे पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उनमें इस तरीके की आवाज बहुत ना के बराबर थी, लेकिन इस बार काफी तेज आवाज ये सुनाई दी है। और सुबह सुबह जब इस तरीके के तस्वीरें और यूं कहें कि जब ये झटके महसूस किए गए, लोगों ने ये आवाज सुनी, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों में इस वक्त दहशत है। इस भूकंप को लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आज एक्स पर पोस्ट भी की है इस भूकंप से जुड़ी। वो पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। संभावित आफ्टर शॉक्स के सतर्क रहे, अधिकारियों की स्थिति पर कड़ी नजर है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये मैसेज भी दिया है। और ऐसे में हम देखें तो एक्स पर प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट की है और सतर्क रहने की अपील आम जन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आए हैं इस भूकंप के बाद में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सुरक्षा और सावधानियों का पालन करें, ये बात भी कही गई है आम जन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट की है और इस पोस्ट के जरिए कहा है कि आफ्टर शॉक्स के प्रति जो है आप सतर्क रहे। भूकंप अगर आता है तो आप अपने घरों से बाहर निकले। साथ ही जो अधिकारी हैं वो भी लगातार जो पूरी स्थिति है उन पर कड़ी नजर बनाए हुए। तो ये तो रही प्रधानमंत्री की बात, लेकिन इसके साथ ही अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर भूकंप आता है और बाहर निकलने की जगह नहीं है तो आप टेबल के नीचे आप छिप सकते हैं, बेड के नीचे आप छिप सकते हैं, यानी कि जो मजबूत सतह वाली चीजें हैं उनके नीचे आप छिप करके अपनी जान बचा सकते हैं। अपने सिर को अपनी बाहों से इस तरीके से आप जरूर ढकिए जिससे कि आपका सर जो है वो सुरक्षित रहे। इसके साथ ही किसी मजबूत फर्नीचर कोने पे या फिर दरवाजे के नीचे आप रहे जिससे कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हो। कांच के फर्नीचर या फिर खिड़की से दूर रहे। कांच के फर्नीचर जो है उनके नीचे बिल्कुल ना झुके, क्योंकि अगर भूकंप आता है तो वो कांच टूटेगा और उससे आपको चोट लग सकती है। चोट से बचने के लिए अपने सिर को तकिए से आप ढक सकते हैं, अपने हाथों से अपने सर को आप कवर कर सकते हैं। ये तमाम वो सावधानियां हैं जो हमें बचपन से स्कूल में भी सिखाई गई हैं, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से झटके महसूस किए गए हैं उसमें बहुत जरूरी है कि अगर दोबारा ऐसे झटके आते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है। और अगर आप घर में नहीं है, घर के बाहर है, तो आपको क्या करना है, कंपन जब तक भूकंप के जो झटके हैं वो नहीं रुक जाते तब तक आप जिस जगह पर हैं वहीं रहें और कोशिश करें कि किसी खुले मैदान में आप शिफ्ट हो। पेड़ों, इमारतों या फिर बिजली के जो कनेक्शन है उनसे आप जरूर दूर रहें, किसी पेड़ के पास में खड़े ना हो। साथ ही तारों या फिर ईंधन या फिर गैस लाइनों से भी दूर रहें। इनके पास या इनके नजदीक ना तो आप खुद खड़े हो, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़े होने दें। और इसके साथ ही कार में अगर यात्रा कर रहे हैं तो तुरंत रुके और गाड़ी में ही रहें। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तापस से जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। तापस, आज जो झटके महसूस किए गए हैं उससे दिल्ली एनसीआर के लोगों में काफी दहशत का माहौल है, लेकिन इस बार के अगर हम देखें तो एक अलग सी आवाज हम सभी ने सुनी है और वो आवाज जो है वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाई। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुबह सुबह का समय था, करीब 5:36 का समय, जब ये आवाज़ सुन के पूरे दिल्ली वासी जाग पड़े। और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो भूकंप का केंद्र है ये इस बार दिल्ली में रहा है। इससे पहले जितने भी हमने बात की है या भूकंप की बात की है ये दिल्ली के बाहर रहे हैं, नेपाल का है, अफगानिस्तान का है, दिल्ली के बाहर हरियाणा का है। तो जब ऐसा होता है तो दिल्ली के अंदर जब ये भूकंप होता है, खासतौर से ये न्यू दिल्ली एरिया में इसका एपिसेंटर रहा है, 5 किलोमीटर सिर्फ डेप्थ के नीचे था, तो ये इसी वजह से आपको ये आवाज और इस तरीके का तीव्र झटका महसूस हुआ। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली और आसपास का जो पूरा ये नॉर्थ प्लेन जो कहते हैं वो सॉफ्ट एलुवियल ऑयल से बना हुआ, इसकी जो मिट्टी है बहुत नरम मिट्टी कही जाती है। तो यहाँ पे जब ऐसा भूकंप आता है तो ये और ज्यादा एक तरह से खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से दो बहुत बड़े फॉल्ट लाइन दिल्ली के आसपास से होके जा रहे हैं, दिल्ली हरिद्वार और एक महेंद्रगढ़ फॉल्ट लाइन कहा जाता है। 2 फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन भी बहुत पास में, तो इस वजह से दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है। और इसी के चलते हमने देखा है इससे पहले भी कि दिल्ली में इसका ये भूकंप का खतरा जो है बार बार बना रहता है। जो अहम बात जैसे मैंने बाहर में कहा कि ये एपिसेंटर चूंकि दिल्ली में रहा, इसी वजह से लोगों को इसका जो झटका है, इसका जो इम्पैक्ट है और ज्यादा महसूस हुआ। अदरवाइज इससे पहले अगर ये इसका जो वैसे रिक्टर स्केल में रहा है वो 4.0 है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो इम्पैक्ट रहा वो इस तरीके से लगा कि शायद ये 5 के ऊपर है, वो इसी वजह से क्योंकि ये पास में है। एक और अहम बात जो मैं कहना चाहूंगा कि करीब 1 दशक बाद ये दिल्ली के अंदर ये भूकंप हुआ। आखिरी जो मतलब एक बहुत प्रोमिनेंट अगर मैं कहूं करीब 5 के ऊपर, तो वो 2012 में था, शायद 5.2 का था। और उसके बाद छोटे मोटे रहे हैं, लेकिन उससे ये बड़ा जो है वो इससे ज्यादा वो 2012 में था। तो शायद 1 दशक बाद इस तरीके से देखने को मिला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये झटके, हालांकि जो रिक्टर पैमाने पर हम देखें तो 4.0 ही था स्केल, लेकिन क्योंकि इसका जो केंद्र है वो मात्र सतह से 5 किलोमीटर नीचे था, इसलिए बहुत ज्यादा ये झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से जुड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। असम सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर एफआईआर नहीं करने का फैसला लिया, लेकिन साथ ही पाकिस्तानी नागरिक अली शेख के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी फैसला किया है। पाकिस्तान योजना आयोग के सलाहकार हैं अली तौकीर शेख, जिन पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के मामलों में दखल देने की कोशिश की है।
गौरव गोगोई की पत्नी के पूर्व बॉस भी तौकीर शेख हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल को उम्मीद है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। करेंगे चर्चा इस पर, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर देखिए तो असम सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आईएसआई अधिकारी तौकीर अली शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर मामला दर्ज करने के आदेश इस वक्त सरकार की तरफ से, असम सरकार की तरफ से दिए गए हैं। कैबिनेट की ये बैठक हुई और इस बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। एलिजाबेथ गोगोई के कॉन्टेक्ट में था तौकीर अली शेख और इसलिए इन दोनों पर भी कहीं ना कहीं विवाद लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे आरोप भी पति और पत्नी यानी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर लगे हुए हैं। एलिजाबेथ ने आईएसआई से जुड़े व्यक्तियों के साथ काम किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी है एलिजाबेथ, जिन पर अब कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ कांटेक्ट होने के तमाम आरोप इस वक्त लग रहे हैं। हालांकि अब ये कहा यह भी जा रहा है कि ये दोनों पति पत्नी यानी कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ अदालत का भी रुख कर सकते हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में इतनी राहत जरूर मिल गई है क्योंकि असम सरकार की जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि इन दोनों के खिलाफ एफआईआर जो है वो नहीं की जाएगी, लेकिन वहीं तौकीर शेख के खिलाफ जरूर एफआईआर की जाएगी। तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री रहते हुए अली शेख को फ्री हैंड कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिला हुआ था, लेकिन अब ऐसे में अगर देखिए तो ये बड़ा फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। अली शेख को मुख्यमंत्री आवास में आने जाने की पूरी आजादी मिली हुई थी उस दौरान। और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटिश नागरिक एलिजाबेथ ने भारत के चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया, ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शादी के बाद भी एलिजाबेथ पर ब्रिटिश नागरिकता रखने के आरोप लगे हुए हैं और इन आरोपों का जो पूरा मामला है ये और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एलिजाबेथ ने 12 साल तक भारतीय नागरिकता आखिर क्यों नहीं अपनाई है, ये सवाल जो है तमाम अपने आप में कई सारे सवालों को समेटे हुए है। असम सरकार अब इस मामले को लेकर के केंद्र के समक्ष भी उठाएगी। केंद्र के सामने इस पूरे मामले को रखा जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि गौरव गोगोई ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जो तमाम आरोप उन पर और उनकी पत्नी पर लगे हुए हैं। ताजा अपडेट इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखें तो ये पूरा मामला लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर जिस तरीके से आईएसआई के साथ जो कांटेक्ट है उनको लेकर के तमाम आरोप लग रहे हैं। हालांकि इसको लेकर गौरव गोगोई सिरे से खारिज कर रहे हैं इन तमाम आरोपों को। जी देखिए, गौरव गोगोई पर जो उनको लेकर सवाल उठे थे वो सवाल ये था कि 2012 में जब एलिजाबेथ से शादी हुई तो क्या उन्हें पता था कि उनकी जो पत्नी ब्रिटिश पत्नी है वो आईएसआई के कुछ अधिकारी के अगुवाई में काम कर चुकी हैं। ये क्या उनको पता था कि पाकिस्तान से उनका एक गहरा कनेक्शन रहा है शादी से पहले? तो ये बात कही जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव गोगोई के बहाने, चूंकि वो एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पिता काम कर चुके हैं, तो ऐसे में दखल तौकीर शेख का रहा हो, उनका आना जाना असम में रहा हो। चूंकि असम देखें तो सीमावर्ती राज्य है, बहुत संवेदनशील राज्य है, और वहाँ की गतिविधियाँ पर पाकिस्तान ने कोशिश करता है कि वो उसे प्रभावित कर पाए। तो ये पूरी जांच का विषय, इसलिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है असम कैबिनेट में कि इन बिंदुओं पर जांच हो और जो तौकीर शेख है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पहली बात यह है। दूसरी बात, गौरव गोगोई से जो सवाल बीजेपी पूछ रही थी कि वो उन्हें ये जानकारी देनी चाहिए कि जब वो पाकिस्तान गए थे पहली बार सांसद बने 2014 में और 15 में पाकिस्तान ने बुलाया, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर गए, तो वो जानकारी उन्होंने गृह मंत्रालय को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को क्यों नहीं दी? दूतावास पाकिस्तान से क्या कुछ बातचीत हुई? और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने संसद में सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील सवाल पूछे। तो ये ठीक पाकिस्तान दौरे के बाद हुआ था। तो इस पर बीजेपी उनसे सफाई मांग रही है। और ये जो असम सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें तौकीर शेख के खिलाफ एफआईआर की बात है और उन बिंदुओं पर जांच की बात है कि क्या उस वक्त प्रभावित करने की कोशिश हुई थी या फिर जो उनका नेटवर्क है वो किस तरह से असम में काम करता था या उसके कुछ लिंक बचे हुए हैं। उस बिंदु पर देखिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है। तो यानी जांच होगी इन बिंदुओं पर। लेकिन जहां तक गौरव गोगोई की बात है, उनकी पत्नी की बात है, उन पर कोई एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं कही। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।
और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ये अगली खबर है, जहां मध्य प्रदेश के 19 पवित्र क्षेत्रों में यानी कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर अब 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार अगर हम देखें तो 1 अप्रैल से इन 19 जगहों में किसी भी प्रकार के बार या फिर वाइन आउटलेट के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे और ना ही इनके संचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा पीओएस मशीन के बिना शराब बेचने पर भी जुर्माना लगेगा। रेस्टोरेंट में खुले क्षेत्र में शराब बेचने के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा। दरअसल धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने का फैसला काफी समय से चर्चा में था और कई धार्मिक संगठन इसकी मांग भी कर रहे थे। फिलहाल अब यह फैसला आ चुका है और इस फैसले पर आम जन की क्या प्रतिक्रिया है, करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नई आबकारी नीति में और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति अब सामने आ चुकी है। साल 2025 से 26 के लिए ये नई नीति जारी की गई है। 1 अप्रैल से चिन्हित धार्मिक क्षेत्रों में जो वाइन शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। 19 धार्मिक क्षेत्र ये चिन्हित किए गए हैं। कौन से वो क्षेत्र हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो दुकान परिसर में शराब पीने की अनुमति कतई नहीं होगी और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति का गठन किया जाएगा। ये नई आबकारी नीति में सामने आया और इसके साथ ही हम देखें तो शराब की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाएंगी, यानी कि पीओएस जो मशीनें हैं वो शराब की दुकानों पर लगेंगी। वाइन शॉप की अगर हम बात करें तो वाइन शॉप पर हेरिटेज मदिरा की भी बिक्री अब हो सकेगी। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में इसका भी इंक्लूड किया गया। एयरपोर्ट काउंटर पर हेरिटेज मदिरा की बिक्री की अनुमति दी गई है इस नई आबकारी नीति के अंदर। इसके अलावा लो अल्कोहलिक बेवरेज बार की भी शुरुआत अब मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो नई आबकारी नीति में सामने आए हैं। किसी भी प्रकार की स्प्रिट का सेवन प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 19 जगहों पर खासतौर पर ये बैन लगाया गया है। व्यावसायिक आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस श्रेणी अलग से होगी, यानी कि अगर आप ऑफिस की तरफ से अगर किसी प्रकार का कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसकी फीस अलग से होगी। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति वाइन शॉप के लिए आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर ये नई आबकारी नीति इस वक्त सामने आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही 19 ऐसी जगह हैं जहां पर इस पर बैन लगाया गया है। कौन सी वो जगह है वो आपको बता दें। उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा महर और चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक इसमें नाम है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे नाम, कुल 19 जगह ऐसी हैं। बरमान, कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर, ये तमाम वो 19 क्षेत्र ऐसे हैं, 19 जगह ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर हम देखें तो वाइन शॉप जो हैं वो बंद होंगी। हालांकि इसको लेकर के लगातार मांग की जा रही थी धार्मिक संगठनों की तरफ से कि जो पूजा करने की जगह है, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर इस तरीके की दुकानें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब ये नई आबकारी नीति आ चुकी है। क्या कुछ है असर मध्य प्रदेश में इसका, करते हैं सीधा रुख हमारे साथ। हमारे सहयोगी भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, नई आबकारी नीति मध्य प्रदेश के अंदर आ चुकी है 1 साल के लिए और सीधे तौर पर देखें तो अब 1 अप्रैल से कुल जो 19 धार्मिक स्थल हैं मध्य प्रदेश में वहां पर शराब बंद हो जाएगी अब, और इसका क्या असर पड़ रहा है और आम जन की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कृतिका, मध्य प्रदेश में समय समय पर शराबबंदी की मांग होती रही है। तमाम राजनीतिक दलों के कई नेता भी इसको लगातार करते रहे, सत्ता पक्ष के भी कई नेता रहे। इस फैसले को आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। 19 स्थान जो पवित्र स्थान है, जहां सबसे पहले मांग की जा रही थी कि इन जगहों पे तो करना ही चाहिए, लिहाजा हमने देखा पिछली जो कैबिनेट हुई थी महेश्वर में, वहां पर कैबिनेट ने फैसला किया था और अब नई नीति में भी इन जगहों के नाम आ गए हैं। इनमें कई नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, आपने उनके नाम बताए हैं। कुछ नई चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं। लो अल्कोहलिक ब्रिवरेज बार की अगर बात की जाए तो वो एक कैटेगरी इन्वॉल्व की गई है इसमें। उसके लिए अलग से अब लाइसेंस लोगों को लेना होगा जो ऐसे रेस्टोरेंट चलाएंगे, और वहां पर वो रेडी टू ड्रिंक और जैसे कहेंगे बियर या ऐसी कुछ वाइन्स होंगी जिसमें अल्कोहलिक क्षमता जो है वो 10% से ज्यादा ना हो, अधिकतम 10% हो, लिहाजा उसके लिए लाइसेंस अलग से लेना होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप टिकट लेकर लोगों की एंट्री कराते हैं और वहां पर अगर शराब परोसते हैं तो उसके लिए भी आपको जितने लोगों की संख्या होगी उसके आधार पर उसका लाइसेंस, उसकी अनुमति आपको लेनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग जो शराब बनाने का काम करते हैं, जिसे हेरिटेज वाइन कहा जा रहा है, उस हेरिटेज वाइन को प्रमोट करने का सरकार का फोकस है।
पहली बात तो यह कि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी जो वैट उस पर लगता है उसको नहीं लगाया है, उसको वैट से मुक्त रखा गया है। दूसरी बात, जो एयरपोर्ट्स पर जो काउंटर होते हैं उन एयरपोर्ट्स पर भी हेरिटेज वाइन जो है वो उन काउंटर्स पर रखी जाएगी, लिहाजा जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनकी आय बढ़ सके। और जो अंगूर या जामुन या इस तरह की जो नीतियां हैं उनको प्रोत्साहित करने को लेकर भी सरकार लगातार फोकस कर रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने धार्मिक स्थलों से तो ये वाइन पर प्रतिबंध लगा ही दिया है, शराब पर। और हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण जो निकलकर इसमें आई है कृतिका, वो ये कि जो पिछली बार की जो रेट रखे गए थे नीलामी को लेकर 2024-25 की अगर बात करें, इस बार जो उसकी दर है वो 20% बढ़ा दी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर की। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच चले आ रहे लगभग 3 साल पुराने युद्ध के खत्म होने की अब उम्मीद नजर आने लगी है। इस युद्ध को खत्म करने के प्रयास में सऊदी अरब में वार्ता शुरू होगी, जिसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त अरब अमीरात भी पहुंच चुके हैं और जल्द ही अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी सऊदी अरब पहुंचेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर यूरोपीय संघ के नेता पेरिस में आपातकालीन शिखर सम्मेलन में वार्ता भी करने वाले हैं और इस सम्मेलन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल ये सम्मेलन अब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं और ऐसे में पेरिस में होने वाली यूरोपीय संघ के नेताओं की ये मुलाकात और सऊदी अरब में रूस यूक्रेन शांति वार्ता, दोनों ही बैठकें काफी खास और काफी अहम है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे ग्राफिक्स पर। तो आखिर क्यों यूरोपीय संघ की टेंशन बढ़ी हुई है, वो आपको बताते हैं। अमेरिका रूस की शांति वार्ता से यूरोपीय देश जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। शांति वार्ता में यूरोप की मौजूदगी से अमेरिका को कहीं ना कहीं परहेज है, क्योंकि शांति वार्ता की जा रही है किसी भी तरह से यूक्रेन और रूस का जो ये युद्ध है वो शांत हो सके। यूक्रेन रूस संघर्ष पर यूरोप अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दूरियां इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूं कहें कि 2 गुटों में इस वक्त देश बढ़ चुके हैं। यूक्रेन पर पेरिस में आज आपात शिखर सम्मेलन का आयोजन है और इस आपात शिखर सम्मेलन में कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी यूक्रेन और रूस में हो रहे युद्ध को लेकर के। अमेरिका की बेरुखी से भी कहीं ना कहीं मैक्रो ने आपात बैठक ये बुलाई है और इस बैठक का क्या असर होगा, किस तरीके की वार्ता होगी, इस पर नजर हमारी लगातार रहेगी। लेकिन साथ ही यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा को लेकर भी कड़ा मंथन इस बैठक में किया जाएगा। तो यूरोपीय संघ की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है और इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति यूरोपीय नेताओं के मेजबानी करते हुए भी नजर आएंगे। काफी अहम ये बैठक है। इस सम्मेलन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर इस वक्त अलग अलग देश जो है वो 2 गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को करीब लाने की कोशिश कहीं ना कहीं ब्रिटिश पीएम करते हुए नजर आएंगे। अमेरिका रूस की शांति वार्ता से यूरोपीय देश काफी परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो यूएई के दौरे पर है ज़ेलेंस्की, संभावित वार्ता को लेकर हलचल इस वक्त काफी तेज होती हुई नजर आ रही है और संघर्ष शुरू होने के बाद में ज़ेलेंस्की की ये पहली यात्रा है यूएई की, क्योंकि सऊदी अरब में भी एक बैठक होनी है और इस बैठक में भी चर्चा होगी शांति वार्ता को लेकर। निवेश, आर्थिक साझेदारी और मानवीय कार्यक्रम पर सीधे तौर पर फोकस होगा। ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने सीधे तौर पर ऑनलाइन ये संदेश जारी किया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब सऊदी अरब में ही ये वार्ता आखिर क्यों आयोजित की जा रही है, क्योंकि शांति वार्ता के लिए सऊदी अरब एक संभावित स्थल है जहां से उम्मीद है कि यहां से हल कुछ ना कुछ निकल सकता है। सऊदी अरब में रूस और यूक्रेन के प्रवासियों की भी
काफी ज्यादा आबादी है। सऊदी अरब में पुतिन से भी मुलाकात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह भी एक सुझाव दिया था कि आखिर किस तरीके से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो शांत हो सकता है। ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि रूस के साथ साथ शांति को लेकर के यूक्रेन से भी बात होगी। रूस यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति वार्ता होने की भी उम्मीद है। यानी कि जो 3 साल से लगातार ये युद्ध जारी है, इस युद्ध पर कहीं ना कहीं संघर्ष विराम अब लगाया जा सकता है। इस युद्ध के शांति वार्ता की बात लगातार कही जा रही है। आइए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त अनिल थॉमस जुड़ रहे हैं। अनिल, अगर हम देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है लगभग 3 साल होने जा रहे हैं इस युद्ध को, और अब इसको लेकर के शांति वार्ता कही जा रही है। लेकिन शांति वार्ता के साथ साथ 2 गुटों में देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कृतिका, हमें समझना होगा एक तरह से पहली सबसे बड़ी बात है अमेरिका और यूरोप के बीच जो संबंध है उस संबंध में काफ़ी बड़ा बदलाव है। जिस तरह की बात सीधा अमेरिका रूस के साथ करते हुए, तो ऐसे में ज़रूर यूरोप को ये फील हो रहा है या महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इससे बाहर है। बड़े देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, नेटो, ये सब बाहर है, यूरोपियन यूनियन बाहर है इस वार्ता से। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि एक बदलता समीकरण है जियोपॉलिटिकल, जिसमें उनका योगदान नहीं है। और यही नहीं, यूक्रेन जो इस पूरे युद्ध में सीधी तरह से जिन पर असर हो रहा है वो भी इस वार्ता का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में ज़रूर एक पशोपेश में है यूरोपियन देश, और वही कारण है कि ये जो पेरिस में मीटिंग बुलाई गई उसका सीधा असर यही है कि वो मान रहे हैं कि हम पूरी तरह से इस वार्तालाप से बाहर है। और क्योंकि सऊदी अरब में ये मीटिंग हो रही है, और सऊदी अरब जिसे तेल का केंद्र या फिर ऊर्जा की जो ऊर्जा बाजार है उसका वो केंद्र है। और कहीं ना कहीं ये अमेरिका भी जानता है और यूरोपियन यूनियन भी जानता है कि इस मीटिंग का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर हमें देखने को मिलेगा। उड़ते या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लेकिन इसका दोनों असर हमें सीधी तरह से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जरूर मैक्रोन ने एक लाइन खोली है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात करने की, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई भी निर्णय रूस और अमेरिका के बीच हुए, लेकिन अगर यूक्रेन को उसे समझाना है या यूक्रेन को ऑन बोर्ड लाना है तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन देशों की जरूरत होगी। लेकिन यूक्रेन के लिए यहाँ बहुत कुछ खोने के लिए है, क्योंकि 2014 के पहले लगभग 20% यूक्रेनी जमीन रूस ने अभी तक जब्त कर ली है, तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। यही नहीं, इसके साथ साथ नेटो मेंबरशिप की बार दरकार लगाई जा रही थी। 2022 में यूक्रेन ने मेंबरशिप के लिए सीधी तौर पर अप्लाई भी किया था, और उस पर भी कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर लिख रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर यूक्रेन के लिए बहुत कुछ खोने के लिए, लेकिन रूस के लिए विन विन सिचुएशन। यूक्रेन के लिए जरूर यही बात मेरे हिसाब से कि कहीं ना कहीं युद्ध को अल्प विराम लगेगा, और वो यही बात का उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर चुनाव हो सके और फिर शांति बहाली यूक्रेन को देखने को मिले। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने रुख रखा है, मैं कहूंगा अमेरिका यहां एक तरह से ड्राइवर सीट पे है, क्योंकि अमेरिका इस सारे जो शांति की जो वार्तालाप है उसमें कहीं ना कहीं एक तरफ अहम भूमिका निभाता हुआ, और यूक्रेन और यूरोप के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी बाहर करना, मैं कहूंगा आने वाले समय में एक नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी रोचक और महत्वपूर्ण रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, आप इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखिए तो ये 2 बैठकों का आयोजन, और इन दोनों बैठकों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और इंतजार इस वक्त पूरी दुनिया को है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, आखिर उस पर विराम कब लगेगा। नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।